हम लोग इतिहास में शायद द्वितीय विश्व युद्ध तक पढ़ चुके थे, तो उसके बाद का जो चैप्टर है अधिनायकवाद का होता है। दोनों विश्व युद्धों के बीच की जो परिस्थितियां थी, खासकर यूरोप, वो परिस्थितियां बहुत ही नाजुक। इस परिस्थिति में यूरोप और एशिया के कुछ देशों में राजनीतिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हुआ और उस परिवर्तन के पीछे जो काम कर रहा था युद्धकालीन परिस्थिति। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। इस विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह पराजय हुई थी। इस समय वहां का जो प्रधान था कैजर विलियम द्वितीय, जर्मनी की परिस्थितियों को संभालने में पूरी तरह विफल रहा। अपनी विफलता से घबराकर वह देश छोड़कर के हॉलैंड भाग गया। एक 1918 की घटना है। ठीक अगले दिन एबर्ट करके एक व्यक्ति सत्ता को संभालता है और यही एबर्ट 1919 के शांति संधि पर हस्ताक्षर करता है वर्साई में, जिसको हम वर्साई की संधि कहते हैं। इस एबर्ट के नेतृत्व में ही यह निर्णय हुआ कि अब जर्मनी में एक तंत्र की सरकार नहीं रहेगी, गणतंत्र की स्थापना होगी और इसके लिए एक अलग संविधान बनाना पड़ेगा। संविधान सभा का गठन हुआ और उसी के नेतृत्व में एक संविधान निर्माण की शुरुआत हुई। इसकी पहली जो बैठक थी वो वाइमर नामक जगह पर हुई, जिसके कारण इस संविधान का नाम वाइमर संविधान पड़ गया। इस संविधान में राष्ट्रपति के हाथ में संकटकालीन अधिकार दिए गए। यहीं से हमारे संविधान में संकटकालीन जो राष्ट्रपति का अधिकार है 3 को लिया गया है। फिर भी इस सरकार के नेतृत्व में जो शांति संधियां हुई, खास करके वर्साई की जो संधि हुई, जिसके कारण जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने नेस्तनाबूद कर दिया, इससे जनता के बीच भयानक असंतोष। वह किसी भी सूरत में न तो इस सरकार को न ही इस संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। परिणामतः इस सरकार की असफलता का ही फायदा हिटलर ने। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था हिटलर के उदय का, भयानक आर्थिक मंदी जो 1929-30 में, और इस मंदी का सबसे बड़ा शिकार हुआ था जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के सारे उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। जो कुछ उसका क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र बच रहा था रूर का, फ्रांस ने ले लिया। सार का कोयला प्रदेश फ्रांस ने छीन लिया और उस पर राष्ट्रसंघ का अधिकार हो गया। राष्ट्रसंघ द्वारा शासन हो रहा था। सैनिक शक्ति के मामले में जर्मनी को कमजोर कर दिया गया। उसकी वायुसेना या जल सेना समाप्त कर दी गई। थल सेना भी 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। देश में भयानक बेरोजगारी आ गई। ये सारी परिस्थिति जर्मनी में जनता को उद्वेलित करने के लिए काम कर रही थी, जिसका अंतिम परिणाम हिटलर के रूप में आया।
तीसरी बात, वर्साय संधि तो आप जान ही रहे हैं, उसके तहत जर्मनी के साथ क्या व्यवहार हुआ। तो ये वर्साय संधि भी थी जो हिटलर के उदय का बहाना बन गया, क्योंकि हिटलर ने इसी संधि को आधार बनाया और उसकी पूरी जिम्मेवारी अपनी कमजोर सरकार को ठहराया, जिसके कारण जनता नाराज हो गई, नारुष्ट हो गई, और वह ऐसे एक राजनेता के चक्कर में थी जो देश के गौरव को फिर से स्थापित कर सके और मित्र राष्ट्रों से बदला ले सके। ये जनता चाह रही थी। ये सब जो बदली हुई परिस्थितियां थी, इन्हीं परिस्थितियों का फायदा हिटलर ने उठाया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि कहें तो हिटलर का अपना व्यक्तित्व भी था। जैसे भारत में किसी समय सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर गांधी जी, इनका व्यक्तित्व। गांधी जी की तो भाषण कला कोई खास नहीं थी, बहुत सिंपल हिंदी भाषा बोलते थे, एकदम साधारण। भगत सिंह का जो थिंकिंग था, आपको मालूम है कितने वर्ष की अवस्था में भगत सिंह फांसी पर चढ़ा था? मात्र 23 साल। और 23 साल की अवस्था में जो उसकी सोच थी, जो उनका दर्शन था, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को वो निरुत्तर कर देते थे। चाहे वो बम का फलसफा हो, मैं नास्तिक क्यों, या हिंदी ही क्यों, हिंदी भाषा ही क्यों, ये सब जो उनकी लेखनी थी, उनका जो आर्टिकल था ना, वो उस समय एक अनपैरेलल था, बेजोड़ कर सकते हैं। और खासकर नास्तिकता पर जो उनका दर्शन है कि मैं नास्तिक क्यों बना, ये बहुत बड़ी बात थी। 23 साल की उम्र में कोई बच्चा अपना करियर क्या वो सोचेगा, वो मौज मस्ती ही करता है, ज्यादा अपना समय गुजारता है। और उस अवस्था में भगत सिंह एक विदेशी शासन के खिलाफ अपनी क्रांति की शुरुआत कर दिए थे। और जिस समय वो फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहे थे, उस समय ब्रिटिश सरकार जो उसके प्रतिनिधि थे जेल में, या वह जो जेलर जिसकी क्रूएल्टी प्रसिद्ध थी, वह भी देख करके अवाक था। और जब उनका वो जो पट्टी बंधी हुई थी आंख पर, अंतिम इच्छा के आधार पर खोला गया, तब उन्होंने उस जेलर को कहा था कि देख लो, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब 3 साथी एक साथ भारत मां का नारा लगाते हुए बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और सच्चाई थी। सारे लोग जो उस जेल में उस जगह पर खड़े थे, सारे अवाक थे। एक भगत सिंह का दर्शन था। सुभाष चंद्र बोस, इनकी वाणी में भी जादू थी। और तब तो एक मुस्लिम महिला जिसका हस्बैंड मारा गया था और बहुत खानदानी महिला थी, सुभाष चंद्र बोस को सोने चांदी से तौल दी थी और तौल करके कहा कि ये आपकी सेना के लिए मैं दान करती हूं। उनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू था। हस्बैंड वाइफ दोनों उनकी सेना में एक साथ शामिल हुई, एक रानी लक्ष्मीबाई टुकड़ी में और एक सुभाष चंद्र बोस टुकड़ी में। दोनों 4 रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, शायद जानकारी हो आपको। एक नेहरू के नाम पर नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, और एक जो महिलाओं का रेजिमेंट था वो रानी लक्ष्मीबाई के रेजिमेंट। एक नवजूती अपने हस्बैंड के साथ इस सेना में शामिल होती है और दोनों जब अभियान पर निकलते हैं, एक साथ पहले मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस के सामने। सुभाष दोनों को आशीर्वाद देते हैं और यह कहकर उनको आगे भेजते हैं कि ठीक है, बहुत जल्दी दोनों की मुलाकात होगी। अफसोस
दोनों मिल नहीं सके। ब्रिटिश सेना के सामना करते हुए शहीद हो गए। और खैर बाद में बहुत जापानियों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। जो सुभाष चंद्र बोस की सैनिक टुकड़ी थी, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि जापानी सेना या जापानी सरकार आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। शायद ब्रिटिश भी उतना नहीं करते जितना जापानियों ने किया। वे बात अलग। ठीक यही स्थिति हिटलर के भाषण में जाता था। एक जनता की साइकोलॉजी को समझता था और उसी के अनुरूप भाषण देता था। सबसे बड़ा हौवा खड़ा किया हिटलर। अच्छा, हिटलर का जो जन्म हुआ था, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जन्म ऑस्ट्रिया के एक छोटे से जगह ब्राउना में हुआ था। बचपन इसकी बड़ी गरीबी में बीती थी। ठीक से लालन पालन भी नहीं हुआ। पालन पोषण जो होता है, स्वभाव से एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन इच्छा इसकी पूरी नहीं हुई। जब नौजुआ स्थिति में पहुंचा तो यह सैनिक बन गया और जर्मन सेना के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा। बहादुरी दिखाया, बहुत वीरता से लड़ा, घायल हुआ और इसके लिए मेडल भी इसको प्राप्त हुआ। लेकिन अंततः जर्मनी की पराजय हुई। हिटलर, जो जर्मन सरकार ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, हिटलर इससे बड़ी नाराज। वो नहीं चाहता था कि हमारी सरकार इस संधि पर हस्ताक्षर करे, लेकिन मजबूरी थी, सरकार को तो हस्ताक्षर करना ही था। आगे चल करके हिटलर एक राजनीतिक पार्टी थी, वर्कर्स पार्टी नाम था उसका, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका सदस्य बन गया। लेकिन इस सदस्यता को लेने के बाद वह अपने पार्टी के नौजवानों को सैनिक रूप से ढालना शुरू कर, उनको सैनिक ट्रेनिंग देना चालू कर। कुछ ही दिनों के बाद उसने इस संविधान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन उसका विद्रोह असफल हुआ और फिर इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यह घटना 1923 की। जेल में ही इसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है मीन कैंपफ। सुना है ना? मीन कैंपफ आता है। इसमें उसने अपना भावी दर्शन दिया, एक विचारधारा। हमारी पार्टी की आगे क्या विचारधारा होगी, क्या कार्यक्रम होगा, मीन कैंपफ में लिखा। जेल में अगले साल 1924 में इसको छोड़ दिया गया, जेल से मुक्त कर दिया। निकलने के बाद फिर से और भी सक्रिय ढंग से अपने पार्टी में काम करने लगा, सदस्य संख्या बढ़ाने लगा। 1924 में इलेक्शन हुआ, जिसमें इसका जो कैंडिडेट था वो 32 की संख्या में चुनाव जीत करके आया। लेकिन 28 में दूसरा जो इलेक्शन हुआ, उसमें इसकी सदस्य संख्या घट गई। जीतने वाले सदस्यों की संख्या मात्र 12 रही, घट गई। फिर भी हिटलर इससे हतोत्साहित नहीं, आगे बढ़ता चला गया। 30 में फिर एक इलेक्शन हुआ, इसमें सदस्य संख्या 108 के लगभग पहुंची और फिर 32 में जो इलेक्शन हुआ, इसकी सदस्य संख्या 232 के लगभग पहुंची। लेकिन फिर भी सरकार बनाने की स्थिति में यह नहीं थी। इस समय जर्मनी का जो राष्ट्रपति था हिंडेनबर्ग, इसकी जो कारगुजारी हो रही थी जर्मनी में हिटलर की, इस कारगुजारियों से घबराकर हिंडेनबर्ग ने सोचा कि इसको हम अपनी सरकार में शामिल कर। ये शामिल कर लिया। अब तक अपनी पार्टी का हिटलर फ्यूरर बन चुका था। फ्यूरर मींस नेता। वहां का जो सर्वोच्च पद होता है उसको नेता कहते हैं, फ्यूरर। हिटलर एक हो चुका है। 33 में यह हिंडेनबर्ग की सरकार में शामिल हुआ
और अगले ही साल 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई और हिटलर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के एक पद कर दिया, दोनों के अधिकार को एक में शामिल कर लिया और खुद यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा। अब यहां से जर्मनी का जो इतिहास है वह तेजी से बदलाव की ओर जाता है। सबसे पहले उसने संपूर्ण जर्मनी में घूम घूम कर अपनी जो पूर्व की सरकार थी उसको बदनाम किया जनता के बीच में। जो पहले सरकार थी वो बहुत कमजोर सरकार थी, जिसके कारण हमको संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा जर्मनी को। इसलिए अब वह सरकार नहीं आनी चाहिए या उसका कोई प्रतिनिधि इलेक्शन में नहीं जीतना चाहिए। ये जनता की नजर में बाकी सभी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करके रख दिया। सभी को देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही जो कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ अभी चल रहा है अभियान। हाँ, 14 के बाद से यही परिवर्तन हुआ है। बस देशभक्त एक ही पार्टी है इस धरती पर, बस। और उसमें भी एक दो आदमी जो है ना, सबसे बड़का देश, बाकी जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, सब राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और जितना गाली दे सकते हो। अभी अभी कल की घटना मालूम है, 2 साल की सजा सुना दी गई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भारत के इतिहास में। कभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। हालांकि उन्होंने अनजाने में, कभी कभी होता है ना कि बहुत बुद्धिमानी में हम सोचते हैं कुछ, रिजल्ट कुछ दूसरा निकल जाता है। तो वही काम कल हुआ। अरबों खरबों रुपया इन्होंने मीडिया पर खर्च किया था राहुल गांधी को पप्पू साबित करने। पप्पू में समझते हो? नहीं, मूर्ख, मूर्ख। 2014 से के पहले से ये अभियान चल रहा था। आप जितना नेशनल मीडिया देखेंगे, टीवी खोलिए, तो राहुल गांधी की जिसे अनपढ़ है और धरती के सबसे बड़े दूरदर्शी, विद्वान, जानकार और कुछ विशेषताएं हो सकती है, वो सारी की विशेषताएं बस एक ही पुरुष में है। ये 7वां पास और इनमें सब गुण है। वो आदमी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, राहुल गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ा, वहां से एमफिल किया, लेकिन वो पप्पू। और यहाँ की जनता भी विश्वास कर रही। गजब स्थिति इस देश का है भाई, कहां जाएगा। जहन्नुम में लोगों ने पहुंचा दिया इस देश को, और हमारे दिमाग को हाईजेक कर दिया गया। हम सोचने के लिए कहीं कुछ तैयार ही नहीं। फलाने कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। यह जो विडंबना इस देश में आई है, उसी का परिणाम हुआ है कि राहुल गांधी को इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद काम कर रहा है। मकसद क्या चल रहा है? क्या हिटलर इन सारी परिस्थितियों को देखकर वहां एक हवा खड़ा किया। सबसे पहले हवा खड़ा किया समाजवादियों से, कम्युनिस्टों से। हम लोग लेट तो नहीं ना हो रहे हैं? 4 बजे, 4 ही अभी बजे। थोड़ा लेट आप लोग भी करते थे, हालांकि हम भी है। हम अभी थोड़ा सा 31 तक डिस्टर्ब रहेंगे। हम क्या हो, स्कूल ही कहिए। अभी कोई शिक्षक कहाँ जा रहा है, कोई शिक्षक कहाँ जा रहा है। जट की तरह एक मैं ही रहता हूँ स्कूल में बैठा हुआ। हम कहीं जाते आते नहीं है किसी के साथ। गाड़ियाँ आती रहती हैं, चलिए सर फलाने स्कूल में चलना है, फलाने जगह चलना है। हमने भाई हम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते, सब तो अपने ही है परिचित।
हम किसको वोट देंगे वो हम जानते हैं, है ना। सभी को आश्वासन दे देते हैं कि बस पहला नंबर आप ही का है। नाखुश काहे के लिए करें किसी को भाई, और स्पष्ट बोलने में ठीक भी नहीं लगता है। सुबह से 4-5 गाड़ियां आई है, लेकिन हमको जिनके संरक्षण में पटना हॉस्टल में 15-17 साल हम रहे हैं, वो हमारे प्रोफेसर हैं। हमारे एक हम ही खाली उनको वोटें देंगे अपने इसमें, बाकी कोई देने वाला नहीं, सब जैसे तैसे लोग। लेकिन हम किसी को कहने भी ना जाएंगे कि आप दीजिए। होटल में स्नातक में, तो स्नातक में किन को देना है कोई पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम रहेंगे, आप हमसे पूछिएगा कि किसको हम 1 नंबर दें, सबको मिलवा दें। भैया का ना था वो अजीत बड़े हम तू रहेगा ना, ठीक, पिटाएंगे ना, पकड़ा जाएंगे, ये मार देगा। हम रहेंगे वहाँ पर, बोगस वोट हम दिला देंगे। तुम्हारा सुजीत नहीं है, जीत नाम है। ये सर्टिफिकेट लेके तुम्हारा वहाँ बैठा हुआ, पुकारू नाम सुजीत है। अजीत ये सागरा बदल करना है, ये सब कर जाएगा, ये सब तक। जब जनता के की साइकोलॉजी को पकड़ लिया, जनता क्या चाहती, तो उसकी नाराजगी को दूर करने का देश में जो जो वर्ग था उसी के अनुसार आश्वासन दिया। सबसे बड़ा वर्ग बेरोजगारों का था। उनको कहा कि बस हमारी सरकार बनेगी, सबको रोजगार, जैसे भारत में 2 करोड़ रोजगार हर साल अनारा 14 के पहले। ये अलग बात है कि 2 लाख कुछ हजार अभी तक मिला है रोजगार लोगों को 8 साल। फिर कम्युनिस्टों को, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, सरकार नहीं कम्युनिस्ट पार्टी, रूस की क्रांति के बाद दुनिया के हर देश में कम्युनिज्म आ गया, उसका प्रभाव आया, हर देश में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। जर्मनी में भी काफी लोग कम्युनिस्ट थे, उस विचारधारा के मानने वाले थे। हिटलर जानता था कि हमारी सरकार को यदि कोई चुनौती दे सकता है तो एक कम्युनिस्ट, इसलिए इनको देशद्रोही साबित किया। बड़े राजनीति, लेकिन देशद्रोही साबित करने के बाद जनता की नजरों में उनको गिरा दिया, जनता के बीच बदनाम हो गए। और जो पार्लियामेंट थी राइखस्टैग, उसमें स्वयं हिटलर ने आग लगवाया, स्वयं उसने लगवाया, और इसकी जिम्मेवारी थोप दिया कम्युनिस्टों। परिणाम, अब जनता खोजने लगी कम्युनिस्टों को, खोज करके मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सचमुच देशद्रोही कम्युनिस्ट है। बहुत सारे कम्युनिस्ट मारे गए, जो बचे वो भाग गए देश छोड़। दूसरी बात, यहूदी वहां का पॉपुलर कम्युनिटी थी, जो बड़ी संख्या में कम लेकिन बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। उद्योग धंधों इसी के हाथ में था, और बहुत अमीर लोग था। अब इससे रोजगार छीनने के लिए क्या उपाय किया जाए? तब यहूदियों को इसने बदनाम करना शुरू कर दिया, और जनता के बीच, खास करके बेरोजगार नौजवानों के बीच यह भ्रम फैलाया कि तुम्हारा सारा रोजगार तो ये यहूदी छीने हुए, इसलिए इनको यहां से भगाना जरूरी। 60 लाख जो आंकड़ा है, 60 लाख, लेकिन बिना कोई आंकड़ा के यदि कहें
तो 1 करोड़ के लगभग यहूदियों को इसने मारा। 1 करोड़। क्या बच्चे, अब उस समय का कुछ फिल्मांकन हुआ है, देखिएगा ना कैसे लोग को कर दिया था हिटलर कि हड्डी आप गिन सकते हैं उन सभी को, कितनी हड्डियां हैं इसके शरीर। न खाना देता था, न पानी देता था, चाहे बच्चे हो, महिला हो, बूढ़े हो, एकदम। और उसको तड़पाने के लिए और गैस का एक चैम्बर बनाया था, उसमें जो केवल ये जो जहरीला गैस था वो भरा हुआ उस चैम्बर में ऐसे डाल दिया, उसका जो ढक्कन होता था वो ढक्कन बंद कर दिया, तड़प करके मर गया। 1 करोड़ के लगभग यहूदियों को मारा था इसने। वही यहूदी आज इजराइल में। जनता के बीच पॉपुलैरिटी हिटलर के इन कामों से बढ़ते जा, समझ गए? जनता के बीच तो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा, जनता समझ रही कि चलिए यहूदी खत्म हो गए तो सारा रोजगार हमको मिल जाएगा, अब तो हम ही बच गए। इस तरह से हिटलर, अच्छा एक चीज और काम इसने किया, गोबल्स जैसे लोगों की एक भीड़ इकट्ठा कर लिया अपने चारों तरफ। उसका एकमात्र काम था झूठ का प्रचार करना, जैसे हमारे महामानव का होता है। सारे के सारे लोग यदि एक झूठ निकला इनके मुंह से तो इसके जितने प्रवक्ता हैं सब उसी को दूर। गजब। आपने सुना था गैस, नाली के गैस से चाय बनाने वाली घटना जो मोदी जी कहते हैं? नहीं, अरे भाई एक से एक नमूना पेश किए हैं इन्होंने। कहीं पर ये जा रहे थे तो एक चाय वाला ठेला लगा करके चाय बेच रहा था, तो इन्होंने बताया कि वो क्या किया हुए था कि वो जो नाला बह रहा था ना, उसी में एक पाइप ऐसे डाल दिया और उससे जो गैस नाला से निकल रहा था उसी से बर्नर को जोड़ दिया और उसमें माचिस बांट दिया, जो फ्लेम जल रहा था उससे उसने चाय बना करके हमको पिला दिया। जैसा आप इस कहीं अगल बगल नाला है तो उसमें पाइप डाल करके देखिए तो जलती है कि नहीं? जलेगी। ज्ञान तो इनको अद्भुत है। मैंने अच्छा अब एक झूठ ही बोलेगा तो इसके, अच्छा मीडिया भी उसको सपोर्ट कर देता है, सारा का सारा जो चैनल है सब सपोर्ट करेगा। यही स्थिति हिटलर की थी। एक झूठ उसका कहना ही था कि इतना बार दोहरा दो कि अंततः वो लोगों के पास पहुंचते पहुंचते वो सत्य जान पड़ने लगे। एक कहानी आप सुने होंगे, वो पंडित जी वाली, पंडित जी और बकरी वाली कहानी। 5-6 ठग एक लाइन में खड़े हो गए और वो पंडित जी बेचारे को कहीं दान दक्षिणा में मिला वो बाछी और लेकर के चले, और जो ठग सामने मिले वो कहेंगे कि आप बकरी लेके क्यों जा रहे? एक इस तरह से 5-6 ठग कुछ दूरी पर खड़ा था और जो आगे आए सब कहे कि बकरी लिए हुए हैं। लास्ट में 6ठा-7वां पहुंचते पहुंचते पंडित जी को विश्वास हो गया कि सचमुच बकरी दे दिया हमको। वो बाछी को पटक दिया, चल दिए। ठग बेचारा उस बाछी को उठाया, चल दिए। वो तो बाछी उसको लेने का मकसद था। कहने का मतलब कि पंडित जी को आखिर क्यों विश्वास हुआ? इसीलिए कि जो मिल रहा है सब एक ही बात कह रहा है, इसका मतलब कि सच्चाई है। ठीक यही गोल्स और हिटलर की स्थिति। एक झूठ को लोगों द्वारा इतना प्रचार करवा देता था कि जनता भी समझने लगती थी कि सही। परिणाम कि जनता के बीच छाते चले। लास्ट में अब इसका जो दर्शन जो था ना, जो नाजी पार्टी का दर्शन था, हिटलर की नाजी पार्टी का वो दर्शन ही था कि केवल और केवल युद्ध करना है और राष्ट्र के गौरव को फिर से स्थापित करना है। इस गौरव की स्थापना में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, व्यक्ति का महत्व कुछ नहीं है, जो है से राष्ट्र, यानी एक तरह से यह उग्र राष्ट्रवादी भावना का प्रचार।
वर्साय संधि के तहत जर्मनी का जो राष्ट्रीय गौरव समाप्त हुआ था, उसको फिर से स्थापित करने की जब बात इसने करने लगा, क्यों नहीं जनता साथ देती। और सचमुच जब ये सत्ता में आया तो इस सबसे पहला जो काम किया कि राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता को हटा 33 नहीं घोषणा किया कि अब हम राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन हटा 35 में ये आधिकारिक रूप से राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी। और जब राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र था कि कोई किसी पर प्रतिबंध अब इस पर लगाने वाला नहीं था। अब दूसरा जो इसने मकसद अपना निर्धारित किया कि वर्साय संधि के तहत जो भी क्षेत्र जर्मनी से छीना गया हम उसे वापस करें। सबसे पहले इसने चेकोस्लोवाकिया की ओर ध्यान दिया। वहां पर सुडेटनलैंड एक शहर था, औद्योगिक जगह था, काफी सारे उद्योग थे। यहाँ जर्मन मूल के लोगों की संख्या ज्यादा थी। हिटलर ने कहा कि चूंकि यहाँ जर्मन मूल के लोग हैं, इसलिए यह हिस्सा जर्मनी को मिलना चाहिए। चेकोस्लोवाकिया से इसने मांग किया, चेकोस्लोवाकिया देने से इनकार कर दिया। स्थिति जब विस्फोटक हो गई, इधर इंग्लैंड और फ्रांस समझ गए कि अब हिटलर का आक्रमण हो जाएगा। वे दौड़े दौड़े चेकोस्लोवाकिया के एक शहर म्यूनिख पर पहुंचे और हिटलर और मुसोलिनी दोनों को बुलाए। दोनों के बुलाने के बाद एक समझौता हुआ जिसको म्यूनिख समझौता कहते हैं 38 में। और निर्णय हुआ कि ठीक है, आप सुडेटनलैंड ले लीजिए, लेकिन चेकोस्लोवाकिया के अन्य भागों पर आप आक्रमण नहीं। यहाँ हिटलर आश्वासन दे दिया कि ठीक चलिए सुडेटनलैंड ले लें। 1938 की घटना। अगले ही साल 1939 में उसने पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया, पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। यहाँ भी इंग्लैंड और फ्रांस चुपचाप देखते रहे सारी परिस्थिति को, कोई कार्रवाई हिटलर के विरुद्ध नहीं कर पाए। लास्ट में जो पोलिश गलियारा और डांजिंग बंदरगाह छीना गया था, इससे पोलिश गलियारा जर्मनी का एक हिस्सा पोलैंड को दे दिया गया था, जर्मनी से काट कर, ताकि पोलैंड बाल्टिक सागर तक पहुंच सके। बाल्टिक सागर तक पहुंचने का एक रास्ता दिया गया था और यह रास्ता जर्मनी से काटा गया। मित्र राष्ट्रों ने यह काम किया था। वहां पर डांजिंग बंदरगाह था बाल्टिक सागर पर, ये दोनों दे दिए थे पोलैंड को। हिटलर ने इनकी मांग कर दी पोलैंड से कि आप वापस करो। अब पोलैंड क्यों वापस करता? इसको तो बजाता संधि के तहत मिला था। वापस करने से इसने इनकार कर दिया। तो जो परिणाम होना था हुआ। 1 सितंबर 1939 को पहले सुबह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। उसके रक्षा का इन्होंने आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के अनुसार 3 सितंबर जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। इसके पहले हिटलर इटली के साथ एक समझौता कर चुका था और जापान के साथ भी एक समझौता कर चुका था, जिससे रोम, बर्लिन, टोक्यो एक धुरी राष्ट्र बना। रोम, बर्लिन, टोक्यो, एक्सिस नेशंस इसको कहते हैं। ये तीनों जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिए, जिसका परिणाम हुआ कि एक करके सारे के सारे राष्ट्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होते चले गए। लेकिन 1944 के पहले तक हिटलर मुसोलिनी को जो सफलता मिली थी वो खत्म हो गई। 44 में इटली की पराजय हो गई। इटली की तो जनता ने ही मुसोलिनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और 45 में जर्मनी की भी पराजय हो गई। इसी समय जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया, जिससे पर्ल हार्बर बंदरगाह पूरी तरह से विनष्ट हो गया। और तब अमेरिका
द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से जर्मनी के और जापान इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। ये वही अमेरिका था जिसने पहली बार एटम बम का प्रयोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किया, जिससे जापान भी धराशायी हो गया। ये सब के सब सरेंडर कर दिए। जब मित्र राष्ट्रों की सेना जर्मनी हिटलर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसके पहले ही हिटलर बंकर में अपने साथियों के साथ आत्महत्या कर चुका। और इस तरह से न केवल जिंदे जी उसकी लाश नहीं मिल पाई मित्र राष्ट्रों को, बल्कि उसकी लाश भी नहीं प्राप्त, डेड बॉडी भी हिटलर का नहीं मिला। मुसोलिनी के तो खैर बहुत दुर्दशा वहां की जनता ने। वो कोशिश कर रहा था देश छोड़कर के भागने का, सब्जी के ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों को संदेह हुआ, ट्रक की जांच लोगों ने किया, ये पकड़ा गया, उल्टा कर करके इसको मारा। और जापान में तो उस समय प्रधानमंत्री तुजो थे, सरेंडर कर दिया। फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके बाद से अभी कोई दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा नहीं हुआ है। हाँ, हो जाए अगले एतवार से। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कितना सदस्य शामिल हुआ होगा? इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश लगभग? कौन नहीं शामिल था? तो ऐसे तो टोटल 193 देश। आपका भारत भी था, भारत भी था। ऐसे तो 193 देश लगभग है। ऐसा कोई काउंटिंग थोड़े करने के। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता है 193। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ तो बाद में ना, उसके पहले ना ये सारी घटनाएं घट रही थी। उसके पहले तो सारे देश जो थे किसी न किसी रूप में शामिल हो ही गए थे ना। आप जैसे भारत शामिल नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने कहा कि भारत शामिल, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, हमारी इच्छा का तो कोई सवाल नहीं था, तो शामिल हो। ऐसा लगता है प्रश्न आता है द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश शामिल हुआ? ऐसा नहीं, द्वितीय में लगा 61 की 67 कहा जाता है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इस तरह के क्वेश्चन